हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दो कंपोनेंट पढ़ाती हूँ फॉर जैब एग्जामिनेशंस। पहला है आपका आरबीडब्ल्यूएम एंड दूसरा है पीपीबी। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, देखें यहाँ पर कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जैब के। अगर आप लोग मई जून को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि 2025 मई जून जैब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो फटाफट से मैं बोलूँगी कि आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और यहाँ पर बढ़िया तरीके से जैब की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें, क्योंकि जब एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तब आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो और फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। तो अभी से ही अगर थोड़ा थोड़ा आप करके पढ़ोगे ना, तो आप बढ़िया तरीके से एग्जाम्स के लिए तैयारी कर पाओगे और कोई भी डाउट होगा तो आप एग्जाम से पहले ही उसको रिजॉल्व कर लोगे। तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारा मॉड्यूल बी का चैप्टर 14 चल रहा है आरबीडब्ल्यूएम का। जिन्होंने भी नहीं देखा है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आरबीडब्ल्यूएम पीपीबी का, जाइए देखिए उसको, ठीक है। तो ये इसका लास्ट पार्ट है चैप्टर 14 का। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा चैप्टर 15 स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पार्ट 4 में जाने से पहले पार्ट 3 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे सरफेसी एक्ट से रिलेटेड। वो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अंडर द सरफेसी एक्ट फॉर ऑक्शंस। ऑक्शंस की बात की गई है, तो ई ऑक्शन इज ऑलवेज मैंडेटरी, मैनुअल ऑक्शन इज अलाउड इफ बुक outstanding or the forced sell value is less than 5 lakh. Auctions can be held anytime. E-auctions not needed for the amount greater than 5 lakh. तो इसमें आपको करेक्ट बताना था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स के बारे में। तो हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर समझेंगे। तो हमको डायरेक्ट एजेंट रिकवरी एजेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने लोन लिया, उसका अकाउंट एनपीए हो गया। अब उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी एज अ बैंक हम यहाँ पर एक डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं, जो बैंक के बिहाफ पे कस्टमर्स के पास जाकर एनपीए को रिकवर करती है, यानी कि उनका जो भी प्रॉपर्टी होता है उसको पॉजेस करना, उसको सेल करना। यहाँ पर इसके लिए हम डीआरए यानी डायरेक्ट एजेंट्स जो हमारे होते हैं उनको यहाँ पर हायर करते हैं। तो मोस्टली कौन से बैंक हैं जो डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं? तो आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर और जो फॉरेन बैंक्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स पे यानी कि आउटसोर्स करते हैं अपने रिकवरी एजेंट्स को। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि हम किसी थर्ड कंपनी या थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप, कोलैबोरेट या टाई अप करते हैं, जो हमारे साथ ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक वो काम करती है। तो सेम यहाँ पर डीआरए की जरूरत किनको पड़ती है? तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है एंड फॉरेन बैंक्स है। हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं वो अपने स्टाफ का इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंटरनली ही लोन को रिकवर करती है, उनको किसी भी आउटसोर्स की जरूरत या डीआरए की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है कि क्या हम ऐसे ही डीआरए को हायर कर लेते हैं, जाओ लड़ो मरो, ऐसे करते हैं क्या हम? तो नहीं, यहाँ पर हमको आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जब भी हम कोई रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस होता है, जैसे बैंक वेरीफाई करती है उस एजेंट्स के बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस की वेरिफिकेशन होती है, सम टाइम अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी की जाती है। एवरी टाइम उनका री-वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि पीरियोडिक बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हम वापस से उस रिकवरी एजेंट्स को बैकग्राउंड को वेरीफाई करते हैं, ताकि ये इंश्योर कर पाए कि ये आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप डीआरए हायर करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशंस बोरोवर को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब कैसे? तो आप यहाँ पर इन्फॉर्म करते हो रिकवरी एजेंट्स के डिटेल को, या तो आप बैंक के वेबसाइट पे उस एजेंट्स का पूरा डिटेल दे देते हो, जिससे बोरोवर्स को पता चल जाता है कि ठीक है, ये पर्सन है जो रिकवरी करने के लिए, मेरे लोन रिकवरी के लिए आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसमें जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, अगर वो बोरोवर के पास जाते हैं तो उनको कुछ जो है सर्टिफिकेट्स, कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, बैंक्स ने उसको ऑथराइज्ड लेटर दिया हो, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जो बैंक या कोई भी एजेंसी जिन्होंने उनको हायर किया है उनका एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, नोटिस कॉपी होनी चाहिए रिकवरी की। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रैंडम किसी के भी कस्टमर्स के पास चला जाए और बोले कि मैं डायरेक्ट रिकवरी एजेंट हूँ, लोन रिकवर करने आया हूँ। तो ऐसे आपको पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें
काफी ज्यादा जरूरी होती है जब भी आप डीआरए को हायर करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग की। तो जब भी एक रिकवरी एजेंट किसी भी आपके कस्टमर से बात कर रहा है जिसका आप अकाउंट एनपीए हो गया है, जिनका वो लोन रिकवरी करने जा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होती है, यानी कि एजेंट और बोरोवर के बीच जो भी कन्वर्सेशन होगा वो रिकॉर्ड होता है। और ये चीज आपको बोरोवर को बतानी होगी। जैसे आपको कभी भी कॉल आता होगा किसी भी बैंक से, या आप किसी कस्टमर सर्विस के लिए बैंक में कॉल करते होंगे, तो वो आपसे बोलते हैं सर मैम ये हमारा जो भी बातचीत है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ऐसे करके वो बताते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो सेम यहाँ पर अगर डीआरए आप हायर करते हैं तो उनको ये चीज इन्फॉर्म करना होता है बोरोवर्स को कि हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इसमें मैंडेटरी ट्रेनिंग के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे जो भी हमारे रिकवरी एजेंट होते हैं ऐसे ही उनको हायर नहीं, मतलब किसी को भी रैंडम आप हायर नहीं कर सकते। इसके लिए उनका कंप्लीट ट्रेनिंग वगैरह होना काफी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने डीआरए एग्जाम को पास किया हो बाय आईआईबीएफ और मिनिमम 50% उनका मार्क्स होना चाहिए। जैसे आप जैब एग्जाम्स, कैब एग्जाम्स देते हो सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, तो ये आपका एक सर्टिफिकेट होता है जिसके थ्रू आप सैलरी इंक्रीमेंट लेते हो। सिमिलरली एक डीआरए का एग्जाम होता है और ये भी आईआईबीएफ ही कराती है इस पेपर को। तो यहाँ पर ये वाला पेपर जो है डीआरए डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स का पेपर यहाँ पर पास करना एक एजेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई इनको लोन्स के बारे में पता है, इनको रिकवरी, इनको आरबीआई गाइडलाइंस, इनको रूल, सारी चीजें पता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंसेंटिव्स की। तो अब क्या होता है, ये जो डीआरए होता है हमारा बैंक का खुद का पर्सनल एम्प्लॉय तो होता नहीं है ये, तो हम इसको हायर करते हैं एज अ थर्ड पार्टी। तो हम यहाँ पर इंसेंटिव के बेसिस पे इनको हायर करते हैं, यानी कि ये जितना ज्यादा रिकवरी करके हमारे लिए लोन को लाएंगे उतना ज्यादा हम इनको इंसेंटिव्स देते हैं। तो जब आप इस तरीके की चीजें करते हो तो यहाँ पर काफी हाई चांसेस होते हैं कि हाई इंसेंटिव्स के लिए और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे एजेंट्स होते हैं अनएथिकल मीन्स का यूज कर सकते हैं, यानी डरा धमका के कस्टमर से वो पैसे यानी कि लोन को रिकवर करेंगे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है बैंक को। एज पर द आरबीआई, आरबीआई कहती है कि आपको इस तरीके के जो चीजें हैं, यानी कि हाई टारगेट्स देना, एक्सेसिव इंसेंटिव्स देना, इस तरीके की लालच नहीं देना है डीआरए को। प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ हम कस्टमर से लोन को रिकवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजेशंस वगैरह की बात आती है, तो जैसे मान लीजिए उन्होंने लोन अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी लिया था, घर को उन्होंने एज अ सिक्योरिटी उन्होंने बैंक को दिया था। अब यहाँ पर जो एजेंट होगा ये लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा, यानी कि अभी मैंने आपको सरफेसी एक्ट के बारे में बताया भी था, तो सरफेसी एक्ट्स के सारे नॉर्म्स रूल्स को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। यानी कि पहले नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के बाद आप उसके अगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तब आप उनके जो भी प्रॉपर्टी होते हैं उनको फिर ऑक्शंस के लिए लेकर जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप रीपोजिशंस करते हो तो यहाँ पर जो आपका रीपोजिशंस का क्लॉज होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये कंप्लाई होना चाहिए। इसके अलावा बोरोवर्स को ए टू जेड रिगार्डिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली एक्सप्लेन करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इंक्लूडिंग द टर्म्स, जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिस पीरियड बिफोर पोजेशंस, जो फाइनल चांस होगा उनका बिफोर ऑक्शन से पहले कब वो रीपेमेंट कर सकते हैं, या प्रोसीजर्स फॉर द पोजेशंस एंड ऑक्शंस, ए टू जेड चीजें उनको बतानी पड़ेगी आपको कि अगर ऑक्शन से पहले अगर आपने पूरे के पूरे पेमेंट्स कर दिए तो आपका प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगा। ए टू जेड ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पर मेंटेन करनी होगी। इसके अलावा आप देखेंगे अगर कोई कस्टमर है जिनको फाइनेंशियली काफी लॉस हुआ है, यानी कि वो जेन्युइन डिफॉल्टर है बंदा, तो यहाँ पर बैंक उनको पूरी हेल्प करती है। तो बैंक यहाँ पर क्या करेगी, एक क्रेडिट काउंसलर उनको प्रोवाइड करेगी जो उनको बोरोवर्स को असिस्ट करेगा कि किस तरीके से उनको आगे लोन रिपेमेंट करना है, किस तरीके से कंसिडरेशन में चीजों को लेना है। इसके लिए एक क्रेडिट काउंसलर बोरोवर्स को प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम बैंक साइड। ठीक है, तो यहाँ पर बोरोवर्स को भी पूरा पूरा मौका मिलता है अगर वो रिकवर करना चाहते हैं, अगर वो रीपे करना चाहते हैं बेसिकली अपने लोन को। आगे बात करेंगे हम कंप्लेंट्स वगैरह की। तो देखिए जब भी हम कोई डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स को हायर करेंगे पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, यहाँ पे बैंक रेस्पॉन्सिबल होगा। उसके हर एक एजेंट के हर एक एक्शंस के लिए बैंक रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर एजेंट ने अनएथिकल मीन्स या गलत तरीके से कस्टमर्स को डरा धमका के अगर वो लोन्स को रीपे करा रहा है, रिकवर कर रहा है, तो यहाँ पर
बैंक्स का रेपुटेशन खराब होता है। तो बैंक को मेक श्योर करना है कि सारे के सारे आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। बैंकिंग कोड फॉर स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने आपको बीसीएसबीआई के बारे में भी काफी अच्छे से बताया है। तो ये जो आपका कस्टमर्स को लेकर के किस तरीके से हम फेयर मीन से कस्टमर्स के साथ डील करें, इन सारी चीजों को दिमाग में रख के, ध्यान में रख के ही एजेंट्स को यहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्होंने एक भी गलती की तो बैंक का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो बैंक यहाँ पर मेक श्योर करेगी कि ये सारी चीजें फॉलो की जा रही है एजेंट्स के द्वारा या नहीं। और अगर एजेंट इस चीज को वायलेट कर रहा है तो आरबीआई उस बैंक को बैन कर देगी, डिबार्ड कर देगी कि वापस से इस तरीके का वो एजेंट्स वगैरह हायर कभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बैंक को बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करने की जरूरत है। किसको? डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स को। तो बैंक रेगुलरली रिव्यू करेगी कि किस तरीके से रिकवरी एजेंट्स कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है, किस तरीके से वो रिकवर कर रहे हैं पैसे को, किस तरीके से बात कर रहे हैं, सारी चीजें। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इनको पीरियोडिकली बैंक्स जो हैं डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स को यहाँ पर मॉनिटर करती रहेगी, ताकि उनका जो है रेपुटेशन खराब ना हो बैंक का, और साथ के साथ उनको बैन या डिबार्ड नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये डीआरएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिया है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। देखिए, जून में ही लेटेस्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिकवरी एजेंट गाइडलाइंस। 4 ऑप्शन थे। बैंक मस्ट वेरीफाई रिकवरी एजेंट्स एंटीसीडेंट्स, बोरोवर्स नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट रिकवरी एजेंसी, एजेंट्स कैन ऑपरेट विदाउट आईडी और ऑथराइजेशन लेटर, रीवेरिफिकेशन ऑफ एजेंट इज अननेसेसरी आफ्टर इनिशियल चेक। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। हमको वेरीफाई करना होता है, रिकवरी करना होता है एजेंट्स को, रीवेरिफिकेशन हम उनके बैकग्राउंड्स वगैरह का करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ रिकवरी एजेंट? बोरोवर, बैंक, पुलिस अथॉरिटी एंड रिकवरी एजेंसीज ओनली। तो आपको चैट सेक्शंस में करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।